हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो हमने साथियों पिछली बार देखा था, ये CDPP प्लान वाले के बारे में समझा था कि इसको सेल डीड कुछ जारी वारी की नहीं, ऐसे ही पैसा लौटा दिया। अब ये दो लोग हैं, महालिंगा और मंजुला। इनके में क्या बोला गया ये देखते हैं। ये IPP प्लान के अंतर्गत आते हैं कि महालिंगम ने अक्टूबर 2006 तक अपने IPP प्लान के अंतर्गत सारी किस्तें PACL के पास जमा कर दी। इसके अलावा पैसा वापस लेने के लिए एप्लीकेशन महालिंगम ने कब दी? दिसंबर 2006 में। अक्टूबर 2006 तक सारी किस्तें जमा हो गई। दिसंबर 2006 में इसने लेटर दे दिया, भाई मेरे को पैसा मेरा वापस करिए। और जनवरी 2007 में इसका सेंक्शन लेटर जारी हो गया। किंतु ऐसा कोई भी दस्तावेज सेबी को दिखाई नहीं पूरे सेट में, ये सिर्फ मौखिक रूप से PACL ने बोला वहाँ। और यही चीज़ हुई मंजुला के साथ भी। इन्होंने भी जनवरी 2008 में अपनी सारी पेमेंट कंप्लीट कर दी थी, फिर भी इनको पैसा ही दिया गया, जबकि इनकी तरफ से तो कोई दस्तावेज नहीं आया कि मेरे को पैसा दो या ये दो वो दो। इन लोगों को अपनी मर्जी से पैसा दिया PACL ने। यानी ऊपर जितने भी हमने उदाहरण देखे हैं, इसमें जो PACL बोल रही है वैसा निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है। यानी PACL कुछ बोल रही है और दस्तावेज कुछ बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त बोल रहे हैं कि जो ही ग्राहक यहाँ पर अपनी PACL में निवेश कर रहे थे, जिन लोगों ने उसमें ऑप्ट आउट कर दिया, यानी कि आपने 2 किस्तें 3 किस्तें जमा की, अब आपको नहीं जमा करना है इसमें पैसा। आपने बोला मेरा पैसा वापस करो, मेरे को ये PACL में खाता आगे नहीं चलाना। या CDPP वालों ने आज FD कर दी, कल चले गए और ब्रांच में कि भाई हमको हमारा पैसा वापस करो, हमको इसमें खाता आगे नहीं बढ़ाना। तो ऐसे ग्राहकों के निवेश की राशि से ज़्यादा ही है उनकी पेमेंट की राशि, यानी कहीं भी उस ग्राहक को घाटा नहीं लगा। एक तो आप ग्राहक से प्लॉट के नाम पर पैसा ले रहे हो, उसके ऊपर से वो नहीं पूरा कर रहा है, तो आपको इतना भी नहीं है कि आप उसको मूलधन में कुछ काट के दे रहे हो, आप सिर्फ ब्याज में कुछ काट करके और उसको दे रहे हो, तो ग्राहक को नुकसान ही क्या होगा? क्या ऐसे रियल एस्टेट का धंधा चल पाएगा कभी भी जीवन में कि आपने उससे पैसा लिया, प्लॉट भी खरीद लिया, अब बोल रहा है मेरे को प्लॉट नहीं चाहिए, तो आप उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके पैसा दे रहे हो। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर रोसमेरी, ये नाम है किसी का, इसने 6240 रुपये जमा किया, लेकिन इसको 6543 मिला, जबकि इसने कोई भी खाता आगे नहीं बढ़ाया। इसने जमा करके ये 6240 और कुछ ही दिनों में बोल दिया मेरे को खाता आगे नहीं बढ़ाना। ये चमा नायक है, इन्होंने 2880 जमा किया, इनको 2949 मिल गया। अर्जुन है, इसको 16380 जमा किया और 17207 मिला। पूरन लाल पटेल है, इसने 7500 जमा किया और 7986 मिल गया। जाग सिंह नेतम है, इसने 4095 जमा किया, 4333 मिल गया। मनहारन दास वैष्णव है, इसने 3750 जमा किया, 5365 मिला। सी लिली पुष्पम है, इसने 9760 जमा किया और 13104 मिल गया। मान सिंह मरकम है, इसने 4095 जमा किया और 4333 मिल गया। यानी कहीं भी ग्राहक को घाटा तो लगा नहीं। जो भी जमा किया, चाहे आप इस खाते को आगे बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, घाटा तो कहीं ग्राहक को लग नहीं रहा है। तो इस पूरे वाक्य से सेबी बोल रही है कि भाई IPP में भी तो आप उनको पैसा वापस कर रहे हो, जबकि एग्रीमेंट में आप लिख के दे रहे हो कि ये सुविधा हम सिर्फ CDPP वालों को दे रहे हैं, और जब आप वापस करेंगे तो आप बोल रहे हैं मैं 20% काट के दूंगा जो भी खर्चा वगैरह मेरा लगा। जबकि ऊपर आप देख सकते हैं कि PACL ने तो जितना लिया पैसा उससे कुछ ज़्यादा ही वापस किया। इसका मतलब जो ब्याज बन रहा है, इस ब्याज में से वो 20% काट रहे हैं, मूल में से तो आप पैसा काट ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब इस पैसे का आपको पता है कि क्या यूज़ करना है। आप ये पैसा प्लॉट के उद्देश्य से ले ही नहीं रहे हैं, ये पैसा आपको देना ही उसको ब्याज है, इसलिए तो आप ब्याज में से 20% काट के उसको दे रहे हैं। क्योंकि अगर मूल में से 20, अगर आप सच में प्लॉट में पैसा लगाते भाई, आप खुल के अपने दिमाग से सोचिए, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं कि मैं प्लॉट खरीद के तुमको दूंगा, तो आपने उससे पैसा लिया, प्लॉट खरीदा और अभी प्लॉट में पूरा पैसा लगाया ही नहीं कि सामने वाला मुंह उठा के खड़े हो गया मेरा पैसा वापस करो। तो क्या आपका जो भी खर्चा वर्चा लगा ये तो आप मूल में से काटेंगे ना, इतना जल्दी आपके पास ब्याज वाला कहाँ से आ गया? तो ये कुल मिला के कंपनी CIS का ही ये पकड़ लिया यहाँ पर सेबी ने काम, इसके बाद भी ये लोग छुपाने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ पकड़ ली यहाँ पर सेबी ने, बोल रही है कि आप बोल रहे हैं ऊपर कि 28 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की कि भाई हमको जो है
प्लॉट नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो आप हमको जो है पैसा दे दीजिए, प्लॉट मत दीजिए। यानी स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, अपना पैसा बीच ही में वापस मांग रहे हैं, प्लॉट या उनको खाता ही आगे नहीं बढ़ाना। ऐसा बोल करके इन्होंने 28 ग्राहकों का सैंक्शन लेटर जारी किया। अब ऐसे में सेबी बोल रही है कि आपने सैंक्शन लेटर में ये चीज़ तो लिख दी कि इन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं सैंक्शन लेटर जारी कर रहा हूँ, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट लेटर कहाँ है? कैसे इन लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की? क्या फ़ोन करके बोला क्या इन्होंने कि मेरे को पैसा चाहिए वापस और मेरे को ये खाता आगे नहीं बढ़ाना? जो ग्राहक ने लिखित में आपको रिक्वेस्ट की उसका कोई दस्तावेज़ तो यहाँ है ही नहीं, यानी बिना ग्राहक की रिक्वेस्ट पर आपने सैंक्शन लेटर जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसी लेटर नंबर का जारी हुआ नाम आया, लेटर नंबर। अब ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी ग्राहक कहीं भी दे रहा है पत्र, तो वो लेटर नंबर क्यों लिखेगा? कोई भी लेटर नंबर नहीं लिखता, सादी सी एक एप्लीकेशन लिख के कोई भी ग्राहक वहाँ चला जाएगा। लेटर नंबर जारी करना काम होता है कंपनी का, बड़े बड़े अधिकारियों का और बड़े बड़े मैनेजरों का। एक आम आदमी लेटर नंबर थोड़ी ना लिखेगा वहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लेटर नंबर भी लिखा जा रहा है। भाई लेटर नंबर क्यों ग्राहक देगा? यानी कि लेटर नंबर आप उसको बता रहे हैं, आप ग्राहक को बोल रहे हैं कि ऐसा लेटर नंबर लिख के और इसमें साइन करो, यानी सब कुछ आपका पहले से ही छपा हुआ है, ग्राहक से बस साइन कर रहे हैं। यानी आप पहले से ही मानसिकता बना के चल रहे हैं कि ग्राहक मेरे से संपत्ति लेगा ही नहीं, ग्राहक मेरे से पैसा ही मांगेगा। तो इस प्रकार से ये इसका झूठ यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो भी ये उस क्लाइंट को उसकी रिक्वेस्ट पर पैसा दिया जा रहा है, इसका ना कोई चेक है, ना कोई डीडी है, कोई भी ऐसा पेमेंट का कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, जबकि पेमेंट का प्रूफ तो होना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त सेबी से डर के आप 500 में से मात्र 78 ग्राहकों को ही बोल रहे हैं कि भाई अपने सारे दस्तावेज लाओ, और सेल डीड वगैरह आप जारी कर रहे हैं अब उनकी। इसके पहले तो आप जारी नहीं कर रहे थे। सिर्फ 500 में से हमने 78 ग्राहकों को ही देखा है कि आप सेल डीड की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, और ये भी कब? 1 से 8 महीने, यानी जैसे ही आपके पास लेटर अलॉट हो गया, अलॉटमेंट लेटर आपके पास पहुंच गया, उस अलॉटमेंट लेटर पहुंचने के बाद से आपको हर महीने पीएसीएल बोल रही है कि भाई ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये 78 ग्राहकों को सिर्फ, और रिमाइंडर भी जारी कर रही है 3 से 12 महीने में। यानी अगर आपने जल्दी जल्दी नहीं किया तो आगे और रिमाइंडर देगी आपको कि जल्दी जल्दी करिए, काम प्रोसेस करिए। आप एक एक प्रक्रिया का ध्यान दे रही है, जबकि 422 ग्राहकों की जो बची सूची है 500 में से, इन ग्राहकों के लिए तो आपने ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया। ये 62 नंबर पेज में हम यही पा रहे हैं कि भाई सेबी से डर कर पीएसीएल ने बचे हुए 78 ग्राहकों से सेल डीड की प्रक्रिया पूरी कराई, जबकि इसके पहले सेल डीड जैसी कोई प्रक्रिया पीएसीएल करवाती ही नहीं थी। यानी इसको पहले ही भनक लग गई कि अब मेरे ऊपर बैन होने वाला है, और पीएसीएल को भनक लग गई, यानी दानगढ़, सुनंदा माता और ये आपका भैरव सिंह राजावत, सीवी यादव, आर रावत, इन सबको भनक लग गई, मंगेश थरवल, इन सबको भनक लग गई थी। लेकिन इन लोगों ने आपको बचाना उचित नहीं समझा, क्योंकि इनको क्या ही पड़ी है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लड़के बच्चे इनके मस्त बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनको क्या गरीबों की पड़ेगी? जब इन्हीं के लड़के बच्चों का बेरहमी से एक्सीडेंट हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएंगे, जब इनके बुढ़ापे के लिए कुछ बचेगा नहीं, उल्टा बुढ़ापे में जो ये लकवा मार जाता है आजकल लोगों को, और साथ ही घिनौनी घिनौनी सी बीमारियां होने लगती हैं, जब वो होंगी तो अकल आएगी अपने आप कि भाई उस समय हमने इन गरीबों के बारे में नहीं सोचा था, अब वो गरीबों की हाय हमको लग रही है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।